नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, पिछले 40-45 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब कार्यपालिका यानी सरकारें अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहती हैं या उस मामले में कोई कोताही, कोई लापरवाही बरतती हैं, तो न्यायपालिका आती है, दखल देती है, हस्तक्षेप करती है, निर्देश देती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएं। ये उम्मीद की जाती है, न्यायपालिका हमारे लिए आखिरी उम्मीद की कड़ी मानी जाती है, और जब सब जगह से निराशा मिलती है तो हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आज की न्यायपालिका क्या ये कर रही है? क्या वो इस भूमिका को निभा रही है? अब पूरा देश देख रहा है कि मज़दूरों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से वो परेशान हैं, देश भर में अपने घर वापसी के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं और किस किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जाहिर है कि इसने पूरे देश के मानस को झकझोर दिया है और पूरे देश एक छटपटाहट से गुजर रहा है कि आखिरकार मज़दूरों की इस समस्या को हमारी सरकारें क्यों नहीं सुलझा रही हैं, क्यों नहीं उनकी पीड़ा को समझकर उनकी मदद कर रही हैं। ऐसी तत्परता उनमें क्यों नहीं दिख रही जो दूसरे मामलों में अनावश्यक रूप से, ख़ासतौर से जब रिलीजियस मसले आते हैं तो उसमें वो सक्रिय हो जाती है, लेकिन इन मामलों में ठंडी पड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार के गलत फैसलों के बारे में जिनकी जानकारी है वो केंद्र सरकार को लगातार कोस रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन लगाया था और उसके बाद ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं जो मज़दूरों से संबंधित हैं। इसलिए उसके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं और इस पूरी समस्या के पैदा होने के बाद उसने जिस तरह से संवेदनहीन रवैया अख्तियार कर रखा है, उसको लेकर अभी भी उसकी लगातार आलोचना हो रही है और हम समझते हैं कि बहुत ही वाजिब है, क्योंकि वो इसके लायक है। बहुत सारी राज्य सरकारें भी इस मामले में फिसड्डी साबित हुई हैं, जैसे गुजरात की सरकार, जहां पर अहमदाबाद, सूरत, कच्छ, वडोदरा जगह जगह मज़दूरों ने परेशान किए, क्योंकि उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम नहीं था, उनकी वापसी का इंतज़ाम वहाँ की सरकार नहीं कर रही थी और बार बार वहाँ प्रदर्शन हुए। तो गुजरात सरकार की असफलता सामने सबके आई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने मज़दूरों के मामले में संवेदनहीनता दिखाई, उसकी आलोचना हुई। प्रियंका गांधी के ऑफ़र को जिस तरह से उन्होंने तिकड़मबाजियों में उलझाया, उससे उनकी खासी थू हुई है। कर्नाटक सरकार ने जिस तरह से मज़दूरों को बंधक बनाने की कोशिश की, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है। और बिहार सरकार जो कुछ कर रही है वो भी सबकी नज़रों में है। महाराष्ट्र सरकार ने भी मज़दूरों को वापस भेजने के मामले में कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं किया है, इसलिए वो भी आलोचना के केंद्र में है। अलबत्ता केवल केरल की सरकार है जिसको वाहवाही मिल रही है कि उसने बहुत सुनियोजित ढंग से मज़दूरों की समस्याओं को समझा, उनकी मदद की और उनकी वापसी में भी जो कुछ भी संभव हो सकता था उसने किया। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जा रहा है, जो मज़दूरों का पलायन है, घर वापसी है, तमाम काम के ठिकानों से वो अपने घर जा रहे हैं लाखों की तादाद में। ये दृश्य पूरे ऐसा लोगों को लगा कि ये जो 47 में विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय जिस तरह से दृश्य बने थे वो लगभग वही दृश्य हैं। बेशक इसमें मारकाट, हत्याएं नहीं हो रही हैं, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, उस पैमाने पर लोग नहीं मारे जा रहे हैं, लेकिन कमोबेश पीड़ा जो है वो आज़ादी के बाद इस तरह की पहली बार पूरे देश में देखी गई है। लेकिन जाहिर है कि उस तरह की बेचैनी सरकारों में नहीं है, उनकी मदद करने की बेचैनी नहीं है और सरकारें अपना दायित्व नहीं निभा रही हैं। अब सवाल उठता है कि अगर अधिकांश सरकारें फेल हो रही हैं, नाकाम हो रही हैं, तो हमारी न्यायपालिका का रोल क्या है? क्या वो खुद ब खुद उसने कोई दखल देने की कोशिश की है? क्या उसने इस मामले में खुद से संज्ञान लेकर कार्यपालिका पर कोई दबाव बनाया है, कुछ उसके बारे में निर्देश दिए हैं क्या? तो इस मामले में हमें 2 तरह के रुख सामने
आ रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का रुख है और दूसरा हाई कोर्ट का, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो हाई कोर्ट जिस ढंग से इस पूरी समस्या को देख रहे हैं कई राज्यों के, वो एक अलग ढंग का है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसको ट्रीट किया है वो दूसरे ढंग का है। हम पहले लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या था इस पूरे मामलों में। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से ही देखा हम लोगों ने कि मज़दूरों के मामले में उसका रवैया उदासीन रहा, तटस्थ बनने की कोशिश की और कई बार नकारात्मक रुख भी अख्तियार किया। उससे उम्मीद की जा रही थी कि वो खुद संज्ञान लेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो वहाँ पर PIL गई, जो जनहित याचिका गई, उसके मामले में भी उसने कोई तत्परता नहीं दिखाई। अब देखिए कि मज़दूरों की से संबंधित याचिका की सुनवाई के लिए उसने ये आधार दिया कि लॉकडाउन में वो बहुत ज़रूरी मसलों पर ही सुनवाई करेगी, और इसको पेंडिंग में डाल दिया। ये मज़दूरों की इतनी बड़ी समस्या उसे अर्जेंट नहीं लगी, उसे ज़रूरी नहीं लगी, और उसने इसे 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद की डेट के लिए रख दिया। लेकिन इस देश के एक महान एंकर हैं अर्णब गोस्वामी, जिनकी याचिका उसे इतनी अर्जेंट लगी कि उसने रात में ही उसको स्वीकार कर लिया और सुबह उसकी सुनवाई करके फैसला भी दे दिया। तो इस पर बहुत सारे लोगों की भ्रुकुटियाँ तनी, बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा क्यों किया। ये क्या किसी दबाव में किया, किसी इशारे में किया, या फिर स्वविवेक से किया? और अगर स्वविवेक से किया तो ये कैसा विवेक है जो मज़दूरों के मामले में गंभीरता नहीं दिखाता, सहानुभूति नहीं दिखाता, उनकी संवेदनशीलता उस समय नहीं दिखती, और एक ऐसे मामले में जिसको टाला जा सकता था, जो बिल्कुल गैर ज़रूरी था, उसको उसने प्राथमिकता देते हुए उस पर सुनवाई की। अब देखिए कि जब इस जनहित याचिका पर सुनवाई भी की उसने, तो उसका रवैया क्या रहा। जनहित याचिका में मांग की गई थी कि सरकार को वो निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट कि मज़दूरों की हालात को देखे, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे, उनकी वापसी के लिए निर्देश देगी ताकि वो सुरक्षित अपने घर ठिकानों पे पहुंच जाएं। लेकिन जो 3 जजों की बेंच है, उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, वो उनका बयान था, उनका स्टेटमेंट था, उनकी टिप्पणी थी कि अगर मज़दूर जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। इस स्थिति से निपटने का जिम्मा राज्यों का है। अब वो राज्यों को भी निर्देश दे सकता था, कोई ज़रूरी नहीं कि केंद्र सरकार को ही कहता। जो याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपने हिसाब से उसको ले सकता था, राज्यों को भी निर्देश दे सकता था, केंद्र सरकार को भी निर्देश दे सकता था, जो उसने नहीं किया। इससे लगता है कि वो इस पूरे मामले से अपने को अलग रखने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था, ये एक सवालों के घेरे में है। फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं सुभाष बोबडे साहब ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि, और जो इंटरव्यू दिया बहुत स्तब्धकारी है। बहुत सारे लोगों को उससे सदमा लगा कि ये चीफ जस्टिस इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए कि ये बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ये ज़िम्मा ले ले कि क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए सरकार की। यहाँ कोर्ट के जिम्मा लेने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि काम तो सरकार को ही करना है। कोर्ट को तो केवल निर्देश देना है कि ये मज़दूर पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं और लाखों की तादाद में हैं, इनकी समस्याओं को ठीक ढंग से देखा जाए, इसको एड्रेस किया जाए, और अगर ये उपाय हो सकते हैं तो वो उनको एक कमेटी बना सकती थी। यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती थी अपनी गंभीरता जताने के लिए इस पूरी बड़ी समस्या में, जिसमें केंद्र सरकार बहुत ही तटस्थ और उदासीन बनी हुई है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट का अगर ये रोल होता तो उसको लोग सिर आँखों पर रखते। सुप्रीम कोर्ट के विपरीत अब हाई कोर्ट जो हैं, उनकी भूमिका को देखा जाए, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील नज़र आई। मज़दूरों के प्रति उसमें हमदर्दी साफ दिखी। अब देखिए मद्रास हाई कोर्ट की जो खंडपीठ थी, उसने 1 महीने से मीडिया में मज़दूरों की जो पीड़ा आ रही थी उसके बारे में कहा कि उसको देखकर किसी के भी आंसू निकल पड़ेंगे, कोई भी रो पड़ेगा। ये और कुछ नहीं, मानवीय त्रासदी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से 12 सवाल भी पूछे। ये हाई कोर्ट कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता था, इससे ज़्यादा कुछ कर सकता था वो, लेकिन हाई कोर्ट ने अपनी एक भूमिका समझी इस पूरी समस्या में और उसने हस्तक्षेप किया। ठीक उसी दिन
आंध्र प्रदेश की भी एक खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और राज्य के मजदूरों की परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता अगर राज्य, तो ये उसकी असफलता होगी। मज़दूरों की परेशानियां अगर दूर नहीं करता राज्य तो ये उसकी असफलता होगी। उसने मज़दूरों के रहने, खाने और उनकी सुरक्षित घर वापसी के इंतजाम करने के भी निर्देश सरकार को दिए, राज्य सरकार को। अब देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को मज़दूरों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में मज़दूरों से किराया वसूलने को लेकर एक याचिका दायर हुई थी कि इनसे क्या किराया वसूला जा रहा है, नहीं वसूला जा रहा है, उनकी मदद की जानी इससे संबंधित। तो उसमें जब केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें पे कर रही हैं, कुछ मज़दूर खुद दे रहे हैं, तब इस पर हाई कोर्ट का जो रुख था बहुत कड़ा था, बहुत सख्त था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मज़दूरों के बीच में भेदभाव हो, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। एक कड़ी टिप्पणी केंद्र सरकार के रवैये पर कि आप टिकट किराया वसूली की एक पॉलिसी सबके लिए नहीं बना सकते हैं क्या। तो ये एक नीतिगत जो भेदभाव दिख रहा था केंद्र की नीति में, उस पर उसने टिप्पणी की। और इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट में जब इसी तरह की याचिका गई तो उसने कहा कि ये किराया तय करने का काम उसका नहीं है। आपसे कौन किराया तय करने के लिए कह रहा है? आप इतना तो तय करने के लिए निर्देश दे सकते हैं कि क्या करे सरकार, किराया लेगी नहीं लेगी, कौन लेगा, कितना लेगी, ये तय करने के लिए तो निर्देश दे सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। और हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरह से उसमें हीला हवाली की, बार बार अपने स्टैंड बदले और अंततः उसने राज्यों के ज़िम्मे छोड़ दिया और मज़दूरों को टिकट लेकर अपने वापस घर जाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि इन दोनों के रवैये में बिल्कुल साफ फ़र्क तो हमको दिख रहा है कि दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। राज्यों के हाई कोर्ट ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को देख रहे हैं, राज्य सरकारों को निर्देश दे रहे हैं, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, मज़दूरों की पीड़ा के साथ अपने को एकाकार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो इन मज़दूरों की पीड़ा से खुद को अलग कर रहा है, उदासीन है, तटस्थ है, उनकी उपेक्षा कर रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क क्यों है ये हम नहीं जानते, या हम जानते भी हैं तो हम यहाँ उसको ज़िक्र नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यायपालिका की अवमानना भी हो सकती है। इसलिए जो तमाम जो पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बार बार ये कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव है, केंद्र सरकार का दबाव है, और कुछ जजेस ने जिस तरह से सरकार की तारीफ़ में बयान दिए हैं, या एक पूर्व जज चीफ जस्टिस गोगोई जिस तरह से राज्यसभा गए हैं, तो ये बहुत सारे सवालों को खड़ा करने वाले प्रसंग रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की छवि को कमज़ोर कर रहे हैं, उसकी साख को गिरा रहे हैं, और जो एक उम्मीद ऐसी संकट की घड़ी में देश अपनी न्यायपालिका से करता है, वहाँ पर वो निराश कर रहा है। जो एक मानवीय आधार पर न्याय प्रदान करने की भूमिका न्यायपालिका की होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट नाकाम साबित हो रहा है। तो ये एक पूरा न्यायपालिका का परिदृश्य है, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, न्यायपालिका का जो सोच है और जिस तरह से वो फंक्शन कर रहा है, इस मौजूदा संकट की घड़ी में उस पर एक दोनों रुख हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये इसमें आप साफ देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि अब देखिए हाई कोर्ट, ज़्यादातर हाई कोर्ट उन राज्यों के बोल रहे हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, मसलन मतलब इसका ये है कि उन पर उस तरह के दबाव नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या पूरे देश में इस तरह का माहौल बन गया है जहां न्यायपालिका राजनीतिक दबाव में है, वहाँ वो ठीक से ढंग से काम नहीं कर रही है, और जहाँ राजनीतिक दबाव से थोड़ा मुक्त है वहाँ वो स्वतंत्र होकर काम कर रही है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति कैसी है, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आप देख सकते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन दबाएं।